नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और जीएमआर कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग 1857 रेवोल्यूशन 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं। आज इसका थर्ड डे यानी आखिरी दिन है। इसके फर्स्ट डे पहले दिन हम लोगों ने क्रांति का स्वरूप, क्रांति के कारण, इन सब बातों पर डिस्कशन किया था। दूसरे दिन यानी कल हम लोगों ने अवध को पढ़ा था, दिल्ली को पढ़ा था, बैरकपुर को पढ़ा था और कानपुर को पढ़ा था। इन क्षेत्रों में जो रेवोल्यूशन हुई थी उसको पढ़ा था। आज हम लोग इसमें झांसी को पढ़ेंगे, जगदीशपुर को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ ये रेवोल्यूशन हुई है वहाँ जो नेता थे उनको पढ़ेंगे और अंग्रेज़ अधिकारियों को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्रांति के असफलता के कारण और इस क्रांति का रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो क्षेत्र है वो है झांसी। हम झांसी से स्टार्ट करते हैं और झांसी के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि झांसी में विद्रोह, झांसी में रेवोल्यूशन जो है वो किसके द्वारा की गई थी? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय इतिहास में महल परी के नाम से भी जाना जाता है। महल परी। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसे भारतीय इतिहास में महक परी के नाम से जाना जाता है? लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से जाना जाता है और मैं पूछ रहा हूँ किसे महक परी के नाम से जाना जाता है। अगली चीज़, आप सब बालक जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में, इनका जन्म 1828 में, 1828 में, और कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और 1828 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत था, जो कि अब देखिए, ये बेसिक वाली चीज़ें हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह किया गया। इन्हें भारतीय इतिहास में महल परी के नाम से भी जाना जाता है। जन्म इनका 1828 में, 1828 में कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत था, जो कि बिठूर में कहाँ साहब? जो कि बिठूर, कानपुर में पेशवा बाजीराव सेकंड के, जो कि बिठूर में पेशवा बाजीराव सेकंड के सेवक थे, या कह सकते नौकरी करते थे, सेवक थे। यानी इस तरह जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनका बचपन बिठूर यानी कानपुर में व्यतीत हुआ। आप सब बालक जानते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है कि इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका के नाम से बचपन में इनका ये बचपन का नाम है मणिकर्णिका, और लोग इन्हें प्यार से मनु भी कहते थे। ये देखिए बेसिक वाले क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, मनु भी कहते थे। अच्छा, अब साहब जो इनके बेटे थे, बाजीराव सेकंड के बेटे, वो धूंधूपंत या नानाराव या नाना साहब। नाना साहब जो हैं अपनी बहन मानते थे और वो इन्हें प्यार से छबीली कहते थे। उन्होंने इनका नाम छबीली रखा था। ये महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन की बातें हैं, बेसिक बातें हैं कि महारानी का जन्म 1828 में, 1828 में वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत, जो कि बिठूर में पेशवा बाजीराव सेकंड के सेवक थे। इनका बचपन का नाम, महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका या मनु था, और नाना साहब इन्हें अपनी बहन मानते थे और छबीली जो है वो इन्हें प्यार से कहते थे। अच्छा,
अब ज़रा थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। 1828 में जन्म होता है और 1828 में जन्म के बाद 1842 में इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ होता है। 1852 में इनका विवाह गंगाधर राव के साथ होता है। और साहब ऐसा भी माना जाता है कि झांसी के राजा के साथ गंगाधर राव साहब के साथ इनका विवाह होता है और इनके एक पुत्र भी होता है जिसकी डेथ हो जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1853 में 1853 में गंगाधर राव साहब की भी मृत्यु हो जाती है। और इनके कोई भी पुत्र नहीं था, कोई भी संतान नहीं थी। अगर हम ये बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी संतान नहीं थी मतलब ना पुत्र था ना पुत्री थी। इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र गोद लिया जिसका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव जो हैं वो इनके गोद लिए हुए पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। अच्छा, अब सुनिएगा, झांसी में यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि नाना साहब बहन मानते थे और इन्हें छबीली के नाम से पुकारते थे। इनका विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव साहब के साथ होता है। 1853 में गंगाधर राव साहब की मृत्यु हो जाती है और ये एक पुत्र गोद लेती हैं जिसका नाम था दामोदर राव। इतनी सी बात जो है वो है। अब घटना ये होती है कि जो हमारे देश का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसने हम सब बालकों को ऐसा हमने डिस्कशन किया है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति का सिद्धांत लाया जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि जिन भारतीय शासकों के अपने पुत्र नहीं होगा उनका साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी नियम को उसने 1853 में यहाँ झांसी में लागू किया जिसका महारानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया। और इस विरोध के कारण महारानी ने 5 जून 1857 को झांसी से रेवोल्यूशन यानी क्रांति स्टार्ट होती है। 5 जून 1857 को झांसी से रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, क्रांति प्रारंभ होती है। अब आप पहले इतना एक बार और समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। झांसी, जैसा कि आप झांसी से, हम लोग बचपन से ही झांसी से परिचित होते हैं। छोटा बच्चा जब तीसरी क्लास में पहुंचता है तभी वो महारानी लक्ष्मीबाई से जो है वो परिचित हो जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह किया था। इनको महल परी के नाम से भी जाना जाता है। महारानी जी का जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता मोरोपंत वो बिट्ठूर में पेशवा बाजीराव सेकंड के सेवक थे। इनका लक्ष्मीबाई जी का बचपन का नाम मणिकर्णिका था और इन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता था। लोग प्यार से मनु भी कहते थे। नाना साहब इन्हें अपनी बहन मानते थे और इन्हें बड़े प्यार से छबीली बुलाया करते थे। अच्छा, अब आज फिर अगला 1842 में 1842 में इनका विवाह गंगाधर राव साहब जो कि झांसी के राजा थे उनके साथ होता है और 1853 में गंगाधर राव साहब की मृत्यु हो जाती है और महारानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को गोद लेती हैं। एक दत्तक पुत्र होते दामोदर राव, और जिनको दामोदर राव साहब को डलहौजी मना कर देता है कि हम आगे झांसी का शासन इनको नहीं देंगे। और इसी के विरोध में 5 जून 1857 को झांसी में रेवोल्यूशन यानी झांसी में जो है वो क्रांति प्रारंभ होती है। इतना आपने समझा, इतना आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें। बाद बाकी इसका PDF नोट्स मैं आपके पास प्रतिदिन भेज देता हूँ। अब सुनिए ज़रा क्या घटना होती है कि जो है 5 जून 1857 को महारानी क्रांति कर देती हैं, क्रांति का ऐलान कर देती हैं। और बेटा यहाँ हमें महारानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ एक और महिला, एक और वीरांगना के बारे में पढ़ना होगा।
जिनका नाम है झलकारी बाई, या बहुत सारी जगह आपको इनका नाम झलकी बाई भी मिल जाएगा। ये जो झलकारी बाई हैं या झलकी बाई जो हैं वो महारानी की यहाँ जो महिला सेना थी, जो महिला सेना थी यानी जो स्त्रियों की सेना थी उसकी प्रमुख थी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये झलकारी बाई या झलकी बाई जो हैं वो एकदम महारानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थीं। अगर दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो लोग झलकारी बाई और महारानी लक्ष्मीबाई में अंतर पता करने में बहुत मुश्किल होती थी, समझ नहीं पाता था कि वास्तव में महारानी लक्ष्मीबाई कौन है। यानी ये जो झलकारी बाई हैं या झलकी बाई हैं ये महारानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी और 1857 की क्रांति में उनकी महिला सेना की ये जो है नेतृत्व करता थी। अब 5 जून 1857 को झांसी में रेवोल्यूशन हो जाती है और अंग्रेज़ अधिकारी जिसका नाम था जनरल ह्यूरोज को झांसी की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, जनरल ह्यूरोज को झांसी की जिम्मेदारी दे दी गई है। हमें क्या लेना देना, ये जो पॉइंट है समझने वाला वहाँ ज़रा चीज़ को देखिए। जनरल ह्यूरोज को झांसी की जिम्मेदारी दी गई और महारानी झांसी में है, झांसी के किले में है। लेकिन कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से हम लोग शुरुआत से ही, जैसे जब हम दिल्ली पढ़ रहे थे, दिल्ली से ही पहले हम बैरकपुर पढ़ रहे थे, तो बैरकपुर में हमने देखा था कि वहाँ शेख पलटू ने जो है वो गद्दारी की। फिर हमने दिल्ली पढ़ा तो दिल्ली में हमने देखा कि बहादुर शाह जफ़र के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था मिर्ज़ा इलाही ने उनके साथ द्रोह किया या उनको धोखा दिया और बताया कि वो हुमायूं के किले में बंद हैं। फिर हम लोगों ने अवध को पढ़ा और अवध में हम लोगों ने देखा कि यहाँ 3 लोग थे। एक कौन था? अंगद। दूसरा कौन था? अंगद के बाद जो है चिनोजी लाल और चिनोजी लाल के बाद जो है गौधन। ये 3 लोग जो हैं वो यहाँ जो है अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। ऐसे ही झांसी में कुछ लोग अंग्रेज़ों का साथ देते हैं जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो हैं वो झांसी के किले में प्रवेश कर पाते हैं और महारानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई की सहायता से अंग्रेज़ों को धोखा देती हैं और झांसी के किले से ग्वालियर के लिए निकल जाती हैं। झांसी के किले से ग्वालियर के लिए निकल जाती हैं। ज़रा दोबारा समझिएगा। देखो, झांसी, यहाँ महारानी के साथ झलकारी बाई थी, ये झलकी बाई थी जो कि इनकी हमशक्ल थी। अच्छा, और अंग्रेज अधिकारी था जनरल ह्यूरोज जिसने झांसी का विद्रोह नियंत्रित किया, उसका नाम था जनरल ह्यूरोज। अब होता ये है कि महारानी झांसी के किले में थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ लोगों ने धोखा दिया जिसकी वजह से अंग्रेज़ सेना झांसी में प्रवेश कर जाती है और झलकारी बाई के सहयोग से महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों को धोखा देती हैं, अंग्रेज़ों को चकमा देती हैं और वो निकल जाती हैं और वहाँ से ग्वालियर के किले के लिए प्रस्थान करती हैं। मैं यहाँ आपको ये समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा कि जब वो ग्वालियर जा रही थी तो कालपी नामक स्थान पर, जब वो कहाँ जा रही थी बेटा, जो है ग्वालियर जा रही थी, तो कालपी नामक स्थान पर उनकी वहाँ तात्या टोपे मिलते हैं। तात्या टोपे कौन थे? वही जो कल हमने कानपुर की क्रांति में पढ़े। तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग, ये नाना साहब के सेनापति थे। अच्छा, तो ये कालपी में तात्या टोपे से मिलते हैं और तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई दोनों लोग ग्वालियर जाते हैं
और ग्वालियर के जो सिंधिया शासक थे वो इनसे सहायता करने से मना कर देते हैं। ग्वालियर के सिंधिया शासक इन्हें सहायता प्रदान करने से मना कर देते हैं, लेकिन ग्वालियर की सेना जो है वो इनके साथ हो जाती है। ग्वालियर की सेना रानी लक्ष्मीबाई का साथ देती है और इस तरह ग्वालियर पर अपने आप महारानी का अधिकार हो जाता है। इस तरह अपने आप जो है ग्वालियर पर महारानी का अधिकार हो जाता है। आपने अभी देखा कि किस तरह महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज सेना को, जनरल हीरोज को धोखा दे करके ग्वालियर के लिए निकलती हैं। कालपी नामक स्थान पर तात्या टोपे या रामचंद्र पांडुरंग उनसे मिलते हैं और दोनों लोग ग्वालियर पहुंचते हैं। ग्वालियर के सिंधिया शासक इन्हें कोई भी सहायता करने से मना कर देते हैं। तब ग्वालियर की सेना विद्रोह कर देती है और रानी के साथ हो जाती है और इस तरह ग्वालियर पर महारानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो जाता है। और उसके बाद बेटा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ग्वालियर में एक स्थान है जिसका नाम है कोटा की सराय। दोबारा से देखिएगा, सराय। कोटा में, ग्वालियर में एक स्थान है जिसका नाम है कोटा की सराय। कोटा की सराय ग्वालियर का एक स्थान है जहां पर अंग्रेज सेना और महारानी लक्ष्मीबाई के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई घायल हो जाती हैं और 17 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो वीर गति को प्राप्त होती हैं। वीर गति को प्राप्त होती हैं। दोबारा से सुनिएगा, 17 जून 1858 को कोटा की सराय में अंग्रेज़ों के साथ महारानी लक्ष्मीबाई का युद्ध होता है और 17 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, मतलब शहीद हो जाती हैं। उसके बाद ऐसी कहानी आती है कि ये पास के धार्मिक स्थल मंदिर में जाती हैं और वहाँ पुजारियों से कहती हैं कि हमारे सबको जो है आप जला दें, इसके बाद हमारा अंतिम संस्कार कर दें ताकि अंग्रेज़ों को हमारा ये सब प्राप्त ना हो। और इसी में एक फेमस कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखी है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में 100% आता है कि ये लाइन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग झांसी का विद्रोह। महारानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था और महारानी लक्ष्मीबाई ने 5 जून 1857 को यहाँ क्रांति की घोषणा की और उसके बाद अंग्रेज सेना किसी तरह, अंग्रेज अधिकारी जनरल हीरोज जो है वो यहाँ अधिकारी था और किसी तरह झांसी के किले में प्रवेश कर जाती है। झलकारी बाई के सहयोग से महारानी ग्वालियर के लिए निकल जाती हैं और कालपी नामक स्थान पर तात्या टोपे से मिलती हैं। तात्या टोपे से मिलती हैं और दोनों लोग ग्वालियर जाते हैं। ग्वालियर के सरदार या सिंधिया वो मना कर देते सहयोग के लिए, तो ग्वालियर की सेना महारानी के साथ हो जाती है और ग्वालियर पर महारानी का अधिकार हो जाता है। लेकिन बेटा कोटा की सराय जो कि ग्वालियर में पड़ता है स्थान, वहाँ महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ती हैं और 17 जून 1858 को महारानी वीर गति को प्राप्त होती हैं। और फिर वो वाली लाइन कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी वाली लाइन जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। चलिए अब देखते हैं अगला स्थान, और अगला स्थान कौन सा है? जगदीशपुर बिहार। ये हमारा आखिरी स्थान है, उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। सुनिए, जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार
हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, ये देखिए, जो बालक बिहार पीसीएस की, बिहार पुलिस की या बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन कभी कभी पूरे भारत के एग्ज़ाम में आ जाता है कि बिहार में सबसे पहले रेवोल्यूशन कब हुआ। तो बेटा बिहार में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था आपका 12 जून 1757 को, 12 जून 1857 को, माफ़ी चाहूँगा, 12 जून 1857 को यहाँ जो है बिहार में पहला विद्रोह होता है और ये होता है आपका देवघर में। बेटा देवघर आजकल झारखंड में है और देवघर में और देवघर में भी एक गांव है रुक्मिणी। रुक्मिणी गांव में जो है ये विद्रोह होता है। दोबारा सुनिएगा, बिहार में सबसे पहला विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर से स्टार्ट होता है और देवघर में भी एक गांव है रुक्मिणी, या इसे बहुत सारे स्थानों पे आपको इस गांव का नाम रोहिणी मिलेगा। हो सकता है आपको ये मिल जाए, हो सकता है आपको ये मिल जाए, दोनों का आंसर, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, अब सुनिएगा अगली चीज़। पहली बात, ये तो बिहार में होने वाली रेवोल्यूशन थी, लेकिन बिहार की राजधानी यानी पटना में कब विद्रोह हुआ? तो बेटा पटना का जो विद्रोह है वो 3 जुलाई 1857 को होता है, 3 जुलाई 1857 को। और यहाँ विद्रोह कौन करता है? तो उनका नाम था पीर अली, और पीर अली जो हैं वो एक पुस्तक विक्रेता थे, यानी किताबें बेचने वाले व्यक्ति थे। लेकिन वहाँ का जो गवर्नर था, वहाँ का पटना का जो कमिश्नर था उसका नाम था विलियम टेलर। और विलियम टेलर जो है वो पटना की क्रांति को दबा लेता है। देखो ये दोनों बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो जगदीशपुर बिहार में है, लेकिन हम अभी जगदीशपुर बिहार के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि बिहार में पहली बार रेवोल्यूशन, बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर के गांव रोहिणी या रुक्मिणी से प्रारंभ होती है। एक गांव से अंग्रेज़ों ने छोटा विद्रोह था वहाँ कंट्रोल कर लिया, फिर बड़ा विद्रोह से वो पटना में 3 जुलाई 1857 को प्रारंभ होता है। पीर अली विद्रोह करते हैं जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे, और विलियम टेलर जो हैं इस विद्रोह को नियंत्रित करते हैं या इस विद्रोह को कंट्रोल करते हैं। खैर जाने दीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो जगदीशपुर है वो वर्तमान में बिहार के शाहाबाद ज़िले में है। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये जो है बिहार के कौन से ज़िले में बेटा? शाहाबाद ज़िले में है, एक बात। दूसरी बात, वहाँ बिहार में एक स्थान और पड़ता है जिसका नाम है दानापुर में एक सैनिक टुकड़ी थी या एक सैनिक रेजिमेंट थी दानापुर बिहार में। वो दानापुर बिहार की सैनिक टुकड़ी क्या करती है? विद्रोह कर देती है, और विद्रोह करके वो सोन नदी पार करती है, और सोन नदी पार करके वो आ जाती है कहाँ? जगदीशपुर में। और जगदीशपुर में जो विद्रोह कर रहे थे उन व्यक्ति का नाम था बाबू कुंवर सिंह। अच्छा, दोबारा से सुनिएगा, बहुत ईजी सी चीज़ है कि बिहार में पहली बार क्रांति कब हुई? तो 12 जून 1857 रुक्मिणी या रोहिणी गांव में, और जो है ये होने वाली पहली रेवोल्यूशन थी बिहार में, और ये जो है देवघर में है। दूसरी बात, पटना में कब विद्रोह होता है? तो पटना का आंसर है 3 जुलाई 1857 को पीर अली के द्वारा विद्रोह होता है, और ये पीर अली जो हैं वो पुस्तक विक्रेता थे। विलियम टेलर अंग्रेज़ अधिकारी जो है वो इस विद्रोह को नियंत्रित कर लेता है। अब हम जगदीशपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जगदीशपुर बिहार के शाहाबाद ज़िले में है, और शाहाबाद ज़िले में है
अच्छा, अब यहाँ कोई सेना वेना तो थी नहीं जगदीशपुर में। क्या होता है, दानापुर में सैनिक टुकड़ी रहती थी। सोन नदी के एक तरफ जगदीशपुर है, दूसरी तरफ दानापुर है। दानापुर में सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया और ये सैनिक टुकड़ी जिसने विद्रोह किया था वो सोन नदी को पार करके जगदीशपुर आ जाती है और जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह विद्रोह कर रहे थे। ये क्यों विद्रोह कर रहे थे? क्योंकि बाबू कुंवर सिंह जो हैं वो एक बड़े जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह जो हैं वो एक बड़े जमींदार थे और ये क्या करते थे कि जब अकाल होता था या बाढ़ आ जाती थी या सूखा पड़ जाता था, कुछ ऐसी परिस्थिति बनती थी तो ये किसानों का ज़मीन का जो भी लगान होता था उसे माफ़ कर देते थे। इस वजह से इनका लगान जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इनका लगान जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया कि हम आपसे ये क्षेत्र जो है वापस ले लेंगे, जगदीशपुर की ज़मींदारी हम आपसे वापस ले लेंगे। और इसीलिए कुंवर सिंह ने, बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में विद्रोह किया। कभी आपसे पूछा जाए कि जगदीशपुर का विद्रोह क्यों हुआ था तो आप ऐसे ही बताइएगा कि यहाँ के जो जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि उनकी जमींदारी को अंग्रेज़ों के द्वारा वापस लिया जाना था। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो ये आपके कुंवर सिंह थे उन्होंने जब वो 80 वर्ष के थे तब उन्होंने क्रांति की थी। यानी ये सबसे अधिक आयु वाले, ये सबसे अधिक आयु वाले, ये सबसे अधिक आयु वाले क्रांतिकारी थे। अधिक आयु वाले बोले तो 80 वर्ष के थे और ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे, ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने कई स्थानों पर अंग्रेज़ों को पराजित किया। दोबारा से सुनिएगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ बाबू कुंवर सिंह के बारे में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह थे, इनके छोटे भाई अमर सिंह थे, हरि किशन थे। ये प्रमुख नेता थे, ये प्रमुख क्रांतिकारी थे और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था अली करीम। ये 4 लोगों ने बिहार में आंदोलन किया था जगदीशपुर में। बाबू कुंवर सिंह, इनके छोटे भाई अमर सिंह, हरि किशन, ये कौन थे? दानापुर में सैनिक छावनी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। हरि किशन दानापुर में नेतृत्व करने वाली, दानापुर की छावनी का नेतृत्व करने वाले थे। और अली करीम, ये लोग यहाँ जो है विद्रोह कर रहे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये 80 वर्ष की आयु के थे और ये सबसे अधिक आयु वाले नेता थे कुंवर सिंह, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया। ये एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने कई बार अंग्रेज़ों को पराजित किया था। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है। होता ये है कि यहाँ जो है एक अंग्रेज़ अधिकारी था। एक्चुअली जो जगदीशपुर है वो बिहार में है और यहाँ कैलकाटा से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक सेना बेसेंट आयर के नेतृत्व में, दोबारा सुनिएगा, कैलकाटा से एक सेना अंग्रेज़ अधिकारी, अंग्रेज़ सेनापति बेसेंट आयर के नेतृत्व में कहाँ भेजी जा रही थी? इलाहाबाद एक सेना जा रही थी। उस सेना को आदेश प्राप्त होता है कि अभी आप इलाहाबाद न जाइए, बेसेंट आयर अभी आप जगदीशपुर जाइए। ये जगदीशपुर बेसेंट आयर जाता है और दोनों लोगों में लड़ाई होती है और ऑलमोस्ट बेसेंट आयर की जो है हार होती है। लेकिन जो बाबू कुंवर सिंह थे वो यहाँ से निकल जाते, जगदीशपुर से निकल जाते हैं और वो
कालपी जाके, अभी हम लोगों ने कालपी पढ़ा, कालपी में जा कर के और वो तात्या टोपे से मिलते हैं, तात्या टोपे से मिलते हैं। यहाँ से कालपी से ये कानपुर जाते हैं और कानपुर में ये नाना साहब से मिलते हैं और कानपुर से ये लखनऊ आते हैं और लखनऊ में बेगम हज़रत महल से मिलते हैं और बेगम हज़रत महल इनको आजमगढ़ की जिम्मेदारी देती हैं। दोबारा से देखिए, ये जो बेसेंट आयर से लड़ाई के बाद ये क्या करते हैं, जगदीशपुर से कालपी निकलते हैं, कालपी में तात्या टोपे से मिलते हैं, फिर कानपुर जाते हैं, कानपुर में नाना साहब से मिलते हैं, फिर लखनऊ जाते हैं और लखनऊ में बेगम हज़रत महल से मिलते हैं और बेगम हज़रत महल इन्हें आजमगढ़ की जिम्मेदारी देती हैं कि आप ना आजमगढ़ जाइए और वहाँ चीज़ों को संभालिए। ये आजमगढ़ पहुंच जाते हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ अधिकारी था लॉर्ड कैनिंग, उसने क्या किया था, इनके पीछे एक सेना लगा रखी थी और उस सेना का प्रमुख था डगलस और कुंवर सिंह के बीच में लड़ाई होती है। डगलस और कुंवर सिंह के बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में कुंवर सिंह को जो है वो बहुत हानि पहुंचती है, घायल हो जाते हैं और इनके एक हाथ में गोली लग जाती है। उस हाथ को काट करके कुंवर सिंह जो है वो गंगा को जो है समर्पित कर देते हैं या गंगा नदी में जो है उसे बहा देते हैं। अच्छा, उसके बाद कुंवर सिंह जो है वो क्या होते हैं, तबीयत इनकी कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके बाद बेटा 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। दोबारा से सुनिएगा, बेसेंट आयर से लड़ाई के बाद ये जगदीशपुर से कालपी निकलते हैं, यहाँ तात्या टोपे से मिलते हैं, फिर कानपुर जाते हैं, फिर लखनऊ जाते हैं और लखनऊ में बेगम हज़रत महल इनको आजमगढ़ की जिम्मेदारी देती हैं। यहाँ इनकी लड़ाई डगलस नामक सेनापति से होती है और ये घायल हो जाते हैं और उसके बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण स्थान थे वो सारे स्थान डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसके बाद ये टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद ये टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्या साहब? और ये वाला आप सब लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। क्या रटना है? एक तो स्थान मतलब जहाँ रेवोल्यूशन हुई स्थान, और दूसरा वहाँ नेता या नेतृत्वकर्ता, और फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करने वाला अंग्रेज़ अधिकारी। जो प्रमुख अंग्रेज़ अधिकारी हैं वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कशन करूँगा। अंग्रेज़ अधिकारी तो स्थान में सबसे पहले जो था वो था बैरकपुर, और बैरकपुर में किसने विद्रोह किया था? सब बालक जानते हैं, मंगल पांडे जी ने। मंगल पांडे, ठीक है। अंग्रेज़ अधिकारी, वहाँ पूरी बटालियन थी तो अंग्रेज़ अधिकारी का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन होती है मेरठ में। तो मेरठ में किसने भारतीयों का नेतृत्व किया था? तो वो थे कदम सिंह। ये याद होना चाहिए सब बच्चों को। मेरठ के बाद फिर दिल्ली में रेवोल्यूशन होती है, और दिल्ली में क्रांति कौन करते हैं? आपके नेतृत्व कौन करते हैं? बहादुर शाह जफर। और इनके साथ साथ एक व्यक्ति और थे जो आप सबको पता होंगे, वक्त खां। बेटा, इन वक्त खां को नहीं भूलना, ये सेंट्रल लीडर थे, ये केंद्रीय लीडर थे। जैसे आजकल मोदी हैं, ये केंद्रीय, और जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो बहादुर शाह जफर थे, और ये मोदी थे। ये नाम मात्र के नेता थे, ये वास्तविक नेता थे, ये वास्तविक सेनापति थे, सब कुछ यही देख रहे थे। अच्छा, फिर दिल्ली के बाद क्रांति होती है कहाँ? आपकी अवध में।
और अवध में जो कंट्रोल करती हैं वो थी आपकी, मतलब क्रांति जो करती हैं वो थी आपकी बेगम हजरत महल। इनकी डेट भी मैंने आपको नोट कराई है, वो आप याद रखें। अच्छा, अवध के बाद फिर कानपुर, और कानपुर में किसने किया था? नाना साहब। और उसके बाद जो है उनके सेनापति तात्या टोपे और उनके दीवान अजीमुल्लाह शाह, जिन्हें उन्होंने लंदन भेजा था, इस पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, नाना साहब। फिर कानपुर के बाद अगला स्थान आता है झांसी, और झांसी तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ किसने किया था? महारानी लक्ष्मीबाई। फिर कानपुर के बाद जो है वो आपका पटना, और पटना में किसने किया था? पटना में पीर अली। फिर उसके बाद पटना के बाद कौन सा स्थान आता है? जगदीशपुर, और जगदीशपुर में किसने किया था? कुंवर सिंह। फिर उसके बाद अगला स्थान कौन सा आता है? जगदीशपुर के बाद अब हम लोग कुछ स्थान खुद देखेंगे। आता है साहब अगला, पहले मैं बता देता हूँ फिर इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ। बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, मेरठ में कदम सिंह ने, और यहाँ कोई अंग्रेज़ अधिकारी नहीं था। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और वक्त खां ने विद्रोह किया, और जो अंग्रेज़ अधिकारी था जिसने दिल्ली का विद्रोह नियंत्रित किया था उसका नाम था हडसन। निकलसन और हडसन को जिम्मेदारी दी गई थी। हडसन मारा गया, माफ़ी चाहूँगा, निकलसन मारा गया और विद्रोह को हडसन ने नियंत्रित किया। अवध और कानपुर में जिसने विद्रोह को कंट्रोल किया था उसका नाम था कैंपबेल ने इस विद्रोह को नियंत्रित किया। अच्छा, झांसी में जिसने नियंत्रित किया आप सभी बालक जानते हैं, अभी हमने पढ़ा उसको, वो था जनरल ह्यूरोज। और इसी जनरल ह्यूरोज ने, मैं एक पॉइंट वहाँ बताना भूल गया, आपको अब डिस्कस कर ले रहा हूँ। इसी जनरल ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति का महान मर्द बताया है। इसी जनरल ह्यूरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई को 1857 की क्रांति का महान मर्द बताया है। पटना में किसने विद्रोह किया था? पीर अली। और किसने नियंत्रित किया था? तो वो था आपका विलियम टेलर ने। अच्छा, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था, और जगदीशपुर में विद्रोह को कंट्रोल किसने किया? तो आप सब बालक जानते हैं कौन था भैया जो सेना लेके जा रहा था? ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ कौन था जिसने जगदीशपुर का विद्रोह नियंत्रित किया? बेसेंट आयर ने यहाँ का विद्रोह नियंत्रित किया। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दिल्ली का विद्रोह हडसन ने दबाया, अवध का और कानपुर का कैंपबेल ने दबाया, झांसी का ह्यूरोज ने, पटना का विलियम टेलर ने, और जगदीशपुर का बेसेंट आयर ने जो है वो कंट्रोल किया। अच्छा, अब जल्दी से हम लोग आगे कुछ स्थान डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे, और ये क्रांति असफल क्यों थी? मुझे इस बात का जवाब दीजिए बस कि 1857 की क्रांति, क्या आप मानते हैं कि 1857 की क्रांति असफल थी? तो बस 10 वर्ड्स में, 10 शब्दों में ये मुझे बताइए कि ये असफल क्यों थी, क्यों आप मानते हैं कि ये असफल थी। तो हम लोग स्थान देखते हैं। स्थान में अगला था फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद में बेटा जो विद्रोह किया था, फैज़ाबाद में जो विद्रोह किया था वो किया था आपका मौलवी अहमदुल्ला साहब ने, माफ़ी चाहूँगा, मौलवी अहमदुल्ला साहब ने। ये मौलवी अहमदुल्ला साहब ने विद्रोह किया था, और यहाँ इन्होंने धर्म के लिए विद्रोह किया था। मतलब इन्होंने ये कहा था कि हमारा मुस्लिम धर्म खतरे में है, अंग्रेज़ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह किया था।
और इन मौलवी अहमदुल्ला पर अंग्रेज सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था कि कोई भी व्यक्ति मौलवी अहमदुल्ला को जिंदा या मुर्दा प्रस्तुत करेगा उसे 50,000 रुपये का इनाम प्राप्त होगा। ये पहले भारतीय थे संभवतः जिन पर अंग्रेज सरकार ने 50,000 रुपये का जो है इनाम रखा था। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा बरेली, और बरेली का जो विद्रोह किया है वो किया है वक्त खां ने। वक्त खां वही जो सेनापति बने, या हम लोग कह सकते हैं खान बहादुर खान ने ये विद्रोह किया था। ये वही वक्त खां हैं जो बाद में जाके सेनापति बने थे। फिर उसके बाद इस जो है बरेली के बाद जो है वो इलाहाबाद में हम लोग देखें तो इलाहाबाद का जो विद्रोह है वो किया था आपका, इलाहाबाद का विद्रोह जो है वो किया था आपका लियाकत अली खान ने, अली खान ने। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको मैंने पीडीएफ में लिखा है, जो अभी आपको क्लास ख़त्म होने के बाद ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब 2 मिनट हम लोग इस बात को डिस्कशन करें, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आप क्यों मानते हैं कि 1857 क्रांति असफल हुई, तो उसका आंसर ये है कि जो विद्रोह करता थे, जो नेता थे, उनके जो लक्ष्य थे, जैसे बैरकपुर में हम देखें, बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसलिए विद्रोह किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनफील्ड राइफल में कारतूस का प्रयोग हो। वहाँ ऐसा नहीं हो पाया, इनफील्ड राइफल आगे भी चलती रही, यानी उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मेरठ में भी यही कारण था, वहाँ भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर चाहते थे कि अंग्रेज जाएं और दोबारा से दिल्ली पर उनका कब्जा हो, नहीं हो पाया। अवध में महारानी बेगम हजरत महल चाहती थी कि उनके बेटे बिरजिस कादिर को अवध की गद्दी प्राप्त हो, नहीं प्राप्त हो पाई, यानी असफल था। कानपुर में वो पेंशन के लिए विद्रोह कर रहे थे नाना साहब, लेकिन क्या मिल पाई? नहीं मिल पाई, यानी वहाँ भी असफल था। झांसी में वो महारानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि उनके बेटे दामोदर राव को गद्दी प्राप्त हो, लेकिन नहीं प्राप्त हुई। तो इस तरह जो हमारे आंदोलनकर्ता थे उनका उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ, इसीलिए ये आंदोलन असफल माना जा सकता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ इसकी असफलता के कारण। तो इसकी असफलता के सबसे प्रमुख कारण में मैं पहला कारण आपके साथ डिस्कशन ये करना चाहूँगा कि यहाँ नेतृत्व की कमी थी। नेतृत्व की मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर न तो केंद्र में था न राज्य में था। आप सोच रहे होंगे सर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं आप, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब थे, बेगम हजरत महल थी, कुंवर सिंह थे, ये सब स्ट्रॉन्ग लीडर तो थे, लेकिन जो सबको एक इकट्ठा करके चलने वाली बात थी, यानी जैसे अंग्रेज़ों के लिए केंद्र में लॉर्ड कैनिंग बैठा हुआ था, वैसे हमारे देश में कोई भी नेतृत्व करता अच्छा नहीं था। बहादुर शाह जफर में शायद वो प्रतिभा नहीं थी कि वो पूरे देश के नेताओं को इकट्ठा करके चल सकें। तो पहला कारण इसका नेतृत्व की कमी। दूसरा, संगठन। जैसे अंग्रेज़ों के पास एक बहुत ही शानदार संगठन था, 100 सालों में बना हुआ संगठन था, वैसे हमारे देश में किसी राजा के पास, किसी नेता के पास इस तरह का संगठन नहीं था। अंग्रेज़ों में पूरा लॉर्ड क्लाइव देख रहा था, ऊपर से नीचे तक उसी के डिसीजन चलते थे। पहले गवर्नर जनरल था, फिर हर राज्य का गवर्नर था, फिर कमिश्नर था, इस तरह से उनका संगठन था। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, हमारे देश में एकता की कमी थी। एकता की कमी, जैसे पटियाला के राजा, दूसरे जैसे सिंधिया, फिर जैसे सिंधियाओं के बाद जैसे शिक्षित युवा वर्ग, भोपाल की महारानी, ये सब क्या कर रहे थे? ये सब जो है अंग्रेज़ों की खुल के सहायता कर रहे थे। पटियाला के शासक हो गए, सिख सेना हो गई, गोरखा सेना हो गई, शिक्षित युवा वर्ग हो गया, भोपाल की रानी हो गई, ये सब अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे। 2 चीज़ें। आखिरी चीज़, हमारे देश में संसाधनों की कमी थी। अंग्रेज़ों के पास रेलवे था, डाक था, तार था, व्यवस्थित सेना थी, व्यवस्थित कानून व्यवस्था थी, व्यवस्थित जेल थी, सब व्यवस्थित न्यायपालिका थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी व्यवस्थित नहीं था।
अंग्रेज़ों के पास आधुनिक हथियार थे, जबकि हमारे पास वही तलवार और भाले थे। तो इस तरह हमने देखा कि इस 1857 की क्रांति की असफलता के जो कारण थे, वो अंग्रेज़ और हम में बहुत सारे अंतर थे। जैसे नेतृत्व हो गया, संसाधन हो गए, संगठन हो गया, प्रशिक्षण हो गया, बहुत सारी चीज़ें थीं। और इस 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। इस 1858 भारत शासन 1858 के द्वारा भारत में मुगल और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत की मालकिन बनी। यानी भारत का जो शासन है वो ब्रिटेन क्राउन के हाथों में दे दिया गया और उसके बाद हमारे देश पर अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ सरकार का, ब्रिटेन का पूर्णतः अधिकार हो गया। तो ये थी 1857 रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति, जिसको हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। इसमें प्री और मेंस में दोनों में क्वेश्चन आते हैं। आप इस पर नोट्स बनाएं और संभव हो तो हमें भी भेजें। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।